नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां मदरसे में भीषण आग लग गई। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां मदरसे में भीषण आग लगी है। लाखों का नुकसान आग से हुआ है। आपको बता दें कि आग तापने के दौरान चिंगारी भड़की, जिसके बाद पूरी आग ने मदरसे को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वीडियो बना के फोन नहीं कर पाते हो? अरे फोन ले रहे थे ठंडी से बचाव के लिए, और उसके बाद आग उगता करके सब लोग चले गए वापस। इतने में कुछ बच्चे आए, बच्चों ने शरारत की होगी और वो आग छिटक गई और मदरसे के आसपास जो घास फूस रखे हुए थे उसमें आग लग गई और बच्चों ने वहाँ उसको आग को बुझा न सके, वो घबरा करके भाग गए। आग बढ़ती गई और इतने में पूरे मदरसे में आग छा गई और मदरसा जल के बैठ चुका है। संसद में पेश किए गए आम बजट में निवेश और रोजगार पर जोर दिया गया। साथ ही किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की तो उन्हीं की पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को बिहार के लिए बेहतर नहीं बताया। इसके साथ ही विशेष दर्जे की मांग भी जारी है। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना की। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं है, बल्कि विकसित राज्यों के लिए बेहतर है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, और वहां तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि बजट तो ठीक है, लेकिन बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है। और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बार बार बोलता है कि इतना काम के बावजूद भी उनके सही है, अगर उनके रिपोर्ट में आ रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग पीछे हैं, तो निश्चित रूप से वही बोल रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट क्षेत्र में काम किया, लेकिन अगर नेशनल एवरेज में हम लोगों को आना है, अगर बिहार को पिकअप करना है, बिहार में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आना है, उद्योग आना है, तो बिहार को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बजट को निराशाजनक बताए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। 5 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का आंदोलन करते रहे,
और एक टिकट के साथ ही जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, उसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यह बजट होता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसमें जो आर्थिक विकास के काम है, आज 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, जिससे कि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। बिहार को अब ध्यान देना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो कैसे ले। यानी एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग पर बहस छिड़ गई है। ये बहस कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। 7 फरवरी से बिहार के सभी शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। प्राइमरी से कॉलेज तक की पढ़ाई समान्वय ढंग से चलने लगेगी। इस बात के संकेत राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए हैं। हालांकि फाइनल फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही किया जाएगा। एक बार फिर बजेगी स्कूल की घंटी और छात्रों से स्कूल गुलजार हो जाएंगे। इस बात के संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए हैं। विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी से खोलना चाहता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेज, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान हो या फिर कोई और शैक्षणिक संस्थान। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार की ओर से गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ही लिया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं, जो आपदा प्रबंधन समूह है, उसकी बैठक होने वाली है। उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग अपनी राय देंगे कि हम अपने सभी शिक्षण संस्थान, प्रारंभिक विद्यालयों से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक, सभी नियमित ढंग से खोलना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई काफी बाधित हो चुकी है। और अधिक पढ़ाई बाधित हो, यह बिल्कुल ही अवांछनीय। यदि 7 फरवरी से स्कूल खुलते हैं तो 30 दिनों बाद और नए साल में पहली बार स्कूली बच्चे बस्ता लेकर विद्यालयों में जाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए 6 जनवरी से 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई थी, जबकि 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 50% बच्चों के साथ संचालित रखने का निर्णय हुआ था। लेकिन संक्रमण की तेजी को देखते हुए 7 जनवरी को ही तत्काल प्रभाव से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दी गईं, जो 6 फरवरी तक बंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस की सख्ती जारी है। बांका में एंटी लीकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस की टीम ने नक्सली इलाकों में कार्रवाई करते हुए देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद देसी शराब को भी नष्ट कर दिया है और शराब के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में कुछ झारखंड के रहने वाले हैं। तस्करों के पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जिनमें से एक के नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ था। पुलिस ने पहले मुसहरी के रोहुआ इलाके से शराब के 2 धंधेबाजों को दबोचा, जिनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड पर मधौल के पास से 9 तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि झारखंड के तस्कर शराब की खेप पहुंचाने आए थे। पुलिस इस बात का पता कर रही है कि जब्त की गई गाड़ियां चोरी की तो नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सदर अनुमंडल के वेटनरी अस्पताल के अंदर एक कमरे में पंखे से झूलता डेटा एंट्री ऑपरेटर का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में खलबली मच गई। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पशु चिकित्सालय का है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर जब वहां काम करने वाले सभी कर्मी खाना खाने के लिए बैठे थे तो डेटा ऑपरेटर को नहीं देखा गया। खोजबीन के दौरान कर्मी पंखे से लटका हुआ मिला। कर्मी की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के देपार गांव निवासी जावेद कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिवार के लोग इसे हत्या मान रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या।
कैसे हम कहें सर, हमको क्या लगेगा? अब तो प्रशासन है, सब है, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या लगता है घटना आपको देख के क्या लगता है? देख के हमको क्या लगेगा सर? हमको तो लग रहा है कोई दुर्घटना किया। तो हम अपने पुलिस वाहन और दल बल के साथ यहाँ आए, घटना स्थल पर पहुँच करके इसको गहराई से छानबीन कर रहे हैं। संदेह की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, कुछ लोग मौन है, कुछ अभी तो छानबीन के बाद में ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका क्लियर खुलासा हो पाएगा। खगड़िया में रेलवे स्टेशन पर बाइक सवार उचक्कों ने एक शिक्षक से 5 लाख की छिनतई कर ली। छिनतई का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बाइक सवार बदमाश आते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े शिक्षक से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात जीआरपी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरदा बाजार में युवक एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी कर भाग रहा था, तभी उसे लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। हाजीपुर में 2 विभागों के बीच पावर गेम देखने को मिला है और इस पावर गेम में थाने का पावर ही चला गया, जिसका नतीजा है कि घंटों बिजली नहीं होने के कारण पुलिस वालों को मोबाइल की रोशनी में अपना कामकाज निपटाना पड़ा। दरअसल पहले पुलिस वालों ने अपना पावर दिखाया और महिला थाना ने बिजली विभाग के एक लाइनमैन का 1000 रुपए का चालान काट दिया, क्योंकि लाइनमैन ने हेलमेट नहीं पहना था। अब बारी बिजली विभाग की थी, लिहाजा बिजली विभाग ने भी अपना पावर दिखाया और महिला थाना की बिजली ही काट दी, जिसके कारण कई घंटे तक थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को मोबाइल की रोशनी में काम करना पड़ा। हालांकि लाइनमैन ने बिजली काटने का सारा ठिकरा अपने विभाग के अधिकारियों पर फोड़ दिया। वहीं लाइनमैन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कई बार रात को भी बिजली में खराबी आने पर वो थाने की बिजली बना दिया करता था, इसके बावजूद उसका चालान काट दिया गया। मेरा सर प्रेशर दे रहा है कि काउंटर तेरे वजह से खुला हुआ है, जल्दी आके पैसा जमा करो। तो हम ऑटो पकड़ के चले गए, वो बोले कि लाइन खोल के चले आओ, तब लाइन खोल के चले गए। अभी दोबारा आया तो आप लोग बैठा लिए हमको। लाइन क्यों काटे फिर? तो सर बोले कि लाइन खोल के निकल चल काहे के लिए? अब काहे के लिए? अब अधिकारी से बात कीजिए ना सर, जूनियर मीटर से। गोपालगंज में अवैध तरीके से चल रही सरसों तेल की फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। ये फैक्ट्री बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर में चल रही थी, जहां से हजारों लीटर सरसों तेल बरामद की गई। जिला प्रशासन के मुताबिक उसे गुप्त सूचना मिली थी कि माधोपुर बाजार में नकली सरसों तेल की फैक्ट्री चल रही है और ब्रांडेड कंपनियों के पैकिंग में उसे बेचा जा रहा है, जिसके बाद वहां पर छापेमारी की गई। व्यक्ति ने सिवान में एसडीओ के पास कंप्लेन किया था। वहां से एसडीओ गोपालगंज के पास सूचना प्राप्त हुई कि माधोपुर में एक व्यक्ति के द्वारा तेल को टैंकर से मंगा करके उसकी जस्ट रैप पैकिंग की जा रही थी। इसी संबंध में वहां तत्कालिक रूप से पूछताछ करने पर उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो फिर उनके फैक्ट्री को सील किया। बक्सर के डुमरांव का अमसारी गांव गन्ने की खेती और बेहतरीन गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन जहरीली शराब कांड के कारण सुर्खियों में है। 90 के दशक में यहां हजारों एकड़ में गन्ने की खेती की जाती थी। चीनी मिल को गन्ने का निर्यात होता था, साथ ही बड़े पैमाने पर गांव में गुड़ बनाया जाता था। लेकिन आज सिंचाई के अभाव में महज कुछ बीघे में ही गन्ने की खेती होती है। लोगों की मांग है कि सरकार सिंचाई की व्यवस्था करे, जिससे गन्ने की फसल फिर से लहलहा सके और गांव में खुशहाली लौट सके। 10-15 बरिस हो गई सर बंद भइला, बेसी हो गई, मगर हल्का फुल्का है या नॉन चाहे एगो दूगो गाँव बरिस है होखेला, मगर उतना ना होखेला। अमसारी गांव में ऐसा गुड़ कहीं इलाके में नहीं। रवादार हम लोग मार्केट में जाते थे तो कहते थे गोला में कि अमसारी का कौन गुड़ है। तो सर मेन बात है कि पानी का प्रॉब्लम, नहर मर गई, ये धीरे धीरे रामपुर आते आते सूख गए।
मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में करीब 20 दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। गंदे पानी से होकर यहां आना जाना पड़ता है। जल जमाव की वजह से पिछले दिनों एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में गिर गया था। इसके बावजूद भी प्रशासन की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है। जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बीते दिनों कई वजहों से चर्चा में रहा है, लेकिन एक बार फिर से बेला औद्योगिक क्षेत्र चर्चा में है। और इस बार जो चर्चा है, आप देखेंगे यहाँ पर जो हालात है वह एकदम नारकीय हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से बिन बारिश यहाँ पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। नालों की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यह जो इलाका है वह बेहद बदबूदार बन चुका है। फैक्ट्रियों से जो पानी निकलते हैं वह भी, लेकिन ऐसे में आप देखेंगे नालियों का पानी, जो बदबूदार पानी है, गंदे पानी है, वह सड़क पर जमा हो रहा है। आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ लगता है, यह जो पानी जमा है कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कितने दिनों से है ये? लगभग पहले तो थोड़ा बहुत था, अभी एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन वगैरह कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ अभी तक तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। रोड तो टूटा, बहुत टूटा फूटा, गड्ढा गुड्ढी हो गया, बहुत दिक्कत होता है ले जाने में। डरने लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है, बहुत डरा के चलाते हैं गाड़ी। लगभग 15-20 दिन से है। 15-20 दिन से। लेकिन इसको लेकर कोई प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। ये नालियों की वजह से, नाली जो है वह बंद है, नाली सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अरवल में अजीबोगरीब शादी का मामला देखने को मिला है। सेना की नौकरी कर रहे युवक ने लड़की से शादी तो रचा ली, पर उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मामला गांव का है। सेना के जवान की शादी किसी और लड़के से तय हुई थी, लेकिन युवक को लड़की की छोटी बहन पसंद आ गई। युवक ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन बाद में युवक उससे भी शादी करने से मुकर गया। तभी लड़की ने युवक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सेना के जवान को समझाया। पुलिस के दखल के बाद युवक ने लड़की से शादी तो कर ली, पर उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। पुलिस सेना में कार्यरत युवक को समझाने में लगी हुई है। अरवल जिला मुख्यालय का महिला थाना है और हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है। किस तरह से यहाँ पर जो महिला थाना प्रभारी के द्वारा जो है थाने का 7 फेरे लगाकर शादी तो रचा दी गई, लेकिन अब जो शादी जो है यहाँ पर हमारे जो है सामने में बैठी हुई है, यहाँ पर दुल्हन बैठी हुई है, जिस स्थिति में जो बैठी हैं, स्थिति ये हो रही है कि शादी के बाद जो है अब इन्हें जो है स्वीकार करने से लोग शादी इनकार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के पदाधिकारी ने ऐसी पहल की है, लगातार इनके पहल के बाद जो है यहाँ जो है इनकी शादी रचाई गई है और इसके बाद जो है ये यहाँ से ले जाने के लिए वो एग्री नहीं है। हालांकि मान मनोबल का लगातार खेल जारी है। जिस तरह से जो स्थिति रही है इस महिला थाने में, ये जो एक बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हुई है महिला सशक्तिकरण का, हालांकि प्रयास जो है महिला थाना प्रभारी के द्वारा शादी के जो नए जोड़े हैं उनको करने के लिए लगातार जो मेल मिलाप करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद भी जो है स्थितियाँ जो रही है महिला सशक्तिकरण की, कि शादी के बावजूद भी जो है लड़के जो है इन लड़की को ले जाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18, अरवल। भारत नेपाल बॉर्डर के नेपाली क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे। इसके लिए नेपाल सरकार की ओर से गजरात से वाल्मीकि आश्रम तक 7.15 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे का निर्माण पूरा होते ही पर्यटक सीधे वाल्मीकि आश्रम से पहुंच सकेंगे। उन्हें भारतीय क्षेत्र के दुरूह जंगली क्षेत्र और नदी पार कर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा होते ही दुनिया के नक्शे पर वाल्मीकि आश्रम पसंदीदा धार्मिक पर्यटक स्थलों में जगह बना लेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।